टारगेट विद आलोक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं पंडित अमरीश भट्ट आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग व्याकरण की कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं और इस व्याकरण में हम वर्णमाला पर बात कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वह वर्णमाला का वेश है, आधार है, या यूं कह लीजिए पूरे व्याकरण का ही वह आधार है। हमने आपको इसके पहले वाले भाग में मैंने आपको वर्गीकरण किया था, पूरे वर्णमाला का वर्गीकरण किया और वर्गीकरण करके मैंने उसको एक संक्षिप्त में समझाने का आपको प्रयास किया। आज उन्हीं वर्गीकरण में से हम स्वर को लेते हैं और स्वर के बारे में समझते हैं कि स्वर किसे कहते हैं और स्वरों के भिन्न भिन्न रूप होते हैं, उन रूपों के बारे में भी समझा जाएगा। तो आइए स्वर को देखते हैं। देखिए, जब भी स्वर का नाम आता है तो हमारे अंतश्चेतना में यह हो जाना चाहिए, पहली बात ही आनी चाहिए कि स्वर किस धातु से बना हुआ है। अगर हम इसकी बात करें स्वर के धातु के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि स्वर जो है वह स्वर स्वी धातु से बना हुआ है। संस्कृत में धातु होता है और उस धातु को स्वी कहते हैं। स्वी धातु से स्वरों का निर्माण होता है और स्वी का अर्थ होता है स्वतंत्र वाचन, स्वतंत्र रूप कह लीजिए, स्वतंत्र वाचन कह लीजिए, जिसमें कोई मिलावट ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो अगर परिभाषा की हम बात करें तो आप क्या कह सकते हैं? परिभाषा को क्या कह सकते हैं कि स्वर वे मूल वर्ण होते हैं जिसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है, ऐसा भी कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जिनका उच्चारण अबाध गति से होता है उसे हम स्वर कह सकते हैं। जिनके उच्चारण में कोई बाधा नहीं होता है अर्थात स्वतंत्र होते हैं, उन्हें भी स्वर कह सकते हैं। तो स्वरों के भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी जा सकती हैं। यह डिपेंड करता है आप पर कि आप क्या जानते हैं। आपसे इसका मूल नेतार्थ यह है कि स्वर कभी परतंत्र नहीं होते, स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं। यानी स्वर जब स्वतंत्र होते हैं, यह किसी के अधीन नहीं होते हैं, तो होगा क्या? इनका उच्चारण भी स्वतंत्र रूप से होगा, इनका उच्चारण अबाध गति से होगा, यानी बिना बाधा के होगा। ऐसा होगा तो अगर ऐसा है तो उसे हम स्वर कह सकते हैं। तो आप परिभाषा दे सकते हैं। परिभाषा क्या दे सकते हैं कि ऐसा लिखा जा सकता है, जिनका उच्चारण अबाध गति से होता है। क्या होता है? अबाध गति से। अबाध मतलब बिना बाधा के, अबाध है, बाधा कोई नहीं है, अबाध गति से होता है। अबाध गति से होता है तो उसे
स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं। या जो स्वतंत्र होते हैं, किसी से मिले नहीं होते हैं, उसे भी हम स्वर कहते हैं। परिभाषाएं हैं, आप अपने स्तर से लिख भी सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो अगर ये स्वतंत्र हैं तो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितनी होते हैं। पहले हम संख्या पर बात करें तो स्वरों की संख्या कितनी होती है। दूसरी बात आएगी स्वरों की संख्या। तो स्वरों की संख्या, हिंदी में जो स्वरों की संख्या होती है वह 11 होती है। कितनी? 11 होती है। कौन कौन सी होती है जो स्वरों की संख्या है, वो कौन कौन सी है, इसको आपको जानना चाहिए। तो एक स्वर होते हैं अ, ठीक है। इसके बाद आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ठीक। फिर क्या होता है? ए, ऐ, ओ, औ। यही क्या होते हैं? आपके स्वर होते हैं। अब इन्हीं को आप काउंट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। स्वरों की संख्या मैंने बताया कितना? 11 है। अब ये 11 स्वर कितने भागों में विभाजित हो सकते हैं, कितने रूपों में विभाजित हो सकते हैं, इसी को आपको जानना है। यानी हम इसको भिन्न भिन्न रूपों में विभाजित करके इसको समझ सकते हैं और भिन्न भिन्न रूपों में इसको पूछा भी जाता है। संरचना के आधार पर स्वर पूछा जाता है, उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर पूछा जाता है, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर पूछा जाता है, ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर पूछा जाता है, मुखाकृत के आधार पर स्वर पूछा जाता है, जिह्वा के आधार पर स्वर पूछा जाता है, स्वरानुक्रम या स्वर संयोग क्या होते हैं इसको भी पूछा जाता है। तो क्या है ना, भिन्न भिन्न रूपों में आप समझ सकते हैं। यानी थोड़ा सा अब इसी पूरे स्वर को हम विभाजन करेंगे। तो मान लीजिए कि हम अगर लिखते हैं स्वर का जो विभाजन है, इसमें अगर हम देखें तो पहला हम ये कह सकते हैं संरचना अथवा बनावट के आधार पर स्वर, ऐसा लिखा जा सकता है। 1 नंबर संरचना अथवा बनावट के आधार पर स्वर, संरचना अथवा बनावट के आधार पर स्वर, ठीक। दूसरा हम क्या कह सकते हैं? दूसरा हम उच्चारण अवधि अथवा श्वास अवधि के आधार पर स्वर कह सकते हैं। दूसरा क्या कह सकते हैं? उच्चारण अवधि, उच्चारणावधि, उच्चारण अवधि, ठीक है। अथवा श्वासावधि के आधार पर स्वर,
दूसरा क्या हो जाएगा? श्वास अवधि अथवा उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर, इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं। तीसरा, आप उच्चारण स्थान के आधार पर भी कह सकते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर क्या होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर, ठीक है। तो संरचना के आधार पर कितने होते हैं, पहले यहीं अगर लिखते चलें तो ठीक होगा। चलिए अभी एक ही बार मैं आपको बता दूंगा यहां पर। अच्छा, इसके अतिरिक्त अभी मैं एक सिस्टम से आपको फिर एक बार वाचन हो जाएगा तो याद हो जाएगा। ओष्ठाकृति के आधार पर भी स्वर होते हैं। चौथा अगर हम बात करें तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। ओष्ठाकृति मतलब ओठ की आकृति, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। ओष्ठाकृति मतलब क्या होता है? ओठ की आकृति के आधार पर स्वर कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। एक होता ओठ हो गए, अब मुखाकृति हो गए। पांचवा हम क्या बांट सकते हैं? मुखाकृति के आधार पर स्वर। मुखाकृति, तो मुखाकृति के आधार पर स्वर। चलिए, मुख की आकृति भी हो गई। इसके बाद जिह्वा के आधार पर भी स्वर आपसे पूछा जाता है। छठवां, जिह्वा के आधार पर स्वर। जिह्वा के आधार पर स्वर। चलिए ये भी हो गया। अब एक टर्मिनोलॉजी होती है स्वरानुक्रम या स्वर संयोग भी कहते हैं, तो इसको भी मैं यहीं पे लिख देता हूं। सातवां अगर मैं करूं तो कह सकता हूं स्वरानुक्रम अथवा स्वर संयोग। स्वर संयोग, इसको देखिए हम जो है संरचना अथवा बनावट के आधार पर, उसको बनावट भी कहते हैं, के आधार पर स्वर कितने होते हैं। कितने होते हैं? इसको 3। श्वास अवधि के आधार पर भी कितने होते हैं? 3। उच्चारण स्थान के आधार पर कितने होते हैं? 6। ओष्ठाकृति के आधार पर 2। मुखाकृति के आधार पर 4। जिह्वा के आधार पर 3 स्वर संयोग को बताया जाएगा क्या होते हैं। यानी हम इतने आधारों पर स्वरों को पढ़ेंगे। कितने स्वरों को? 11 स्वरों को। 11 स्वरों से 11 स्वरों को हमने क्या किया? इतने रूपों में विभाजित किया। इन नामों से आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसा है कि इनको इस नामों से भी पूछा जा सकता है। तो हम एक एक करके उठाएंगे और एक एक करके आपसे बात करेंगे। तो पहला क्या है? संरचना अथवा बनावट के आधार पर स्वर। ये क्या होते हैं इसको जानना पड़ेगा। तो अगर मैं कहूं पहला अगर हम नाम दें तो संरचना अथवा बनावट के आधार पर स्वर। बनावट के
आधार पर स्वर। ठीक है। अब संरचना अथवा बनावट के आधार पर स्वर कितने होते हैं? आपको मैंने बताया ये 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला इसमें जो होता है संरचना अथवा बनावट के आधार पर जो स्वर होते हैं, इनको 3 भागों में हमने क्या किया है? विभाजित किया है। कौन कौन से आप विभाजन कर सकते हैं? तो पहला हमारा जो विभाजन होगा वह विभाजन क्या होगा? इसे कहते हैं हम ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। ठीक है, ये हुआ पहला विभाजन। दूसरा विभाजन हमारा क्या हो जाता है? दूसरा विभाजन हो जाता है दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर। चलिए, तीसरा विभाजन हमारा क्या हो जाता है? यानी सी अगर हम कहें तो इसे हम कहेंगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। इन 3 रूपों में हमने क्या किया? संरचना अथवा बनावट किया। इसी 3 रूपों में हम पढ़ने जा रहे हैं। ह्रस्व स्वर क्या होती हैं? दीर्घ स्वर क्या होती हैं? संयुक्त स्वर क्या होती हैं? थोड़ा सा इनको लेकर के आप लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। एक एक बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए, तो इससे अच्छा होता है, इससे आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। यानी कि अगर हम ये कहें कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का एक क्या नाम है? अन्य भी नाम तो हो सकते हैं इसके ह्रस्व स्वर के। तो ह्रस्व स्वर को एक नाम देते हैं हम मूल स्वर नाम देते हैं। मूल स्वर। ठीक है, इस मूल स्वर को भी क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहिए या मूल स्वर कहिए। मूल स्वर को क्या कहते हैं? ऐसा कह सकते हैं, लघु स्वर कह सकते हैं। लघु स्वर, ये लघु स्वर होते हैं। लघु स्वर को भी हम क्या कह सकते हैं? आधार स्वर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आधार स्वर कह सकते हैं। यानी आप चाहे वह ह्रस्व स्वर कहिए या मूल स्वर कहिए या लघु स्वर या आधार स्वर, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ये होते क्या हैं? जिन पर पूरा स्वर टिका हुआ है, जिन पर पूरा स्वर रुका हुआ है, आधारित है, वही ये स्वर होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? यानी इसके अंतर्गत कौन कौन से शामिल होते हैं? तो एक स्वर अ शामिल होता है, एक छोटी ई शामिल होता है, एक छोटा उ शामिल होता है और एक री शामिल होता है। यानी इन 4 स्वरों को हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे, मूल स्वर कहेंगे, आधार स्वर कहेंगे या लघु स्वर कहेंगे। जिन स्वरों के आप ऐसे लिख सकते हैं, जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर से न होती हो, हम क्या लिखेंगे? अगर हम परिभाषा की बात करें तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? जिन स्वरों की उत्पत्ति, जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर से न होती हो, किसी दूसरे स्वर से न होती हो, न होती हो, तो उसे मूल स्वर या आधार स्वर या लघु स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर ऐसा भी कहा जा सकता है। परिभाषा नंबर 2 भी आप लिख सकते हैं। ये मान लीजिए 1 नंबर हो गया। 2 नंबर क्या कहेंगे?
जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं या ह्रस्व स्वर। कब सबसे कम, उसे हम मूल स्वर कहते हैं। क्लियर? यानी संरचना या बनावट के आधार पर पहला हमने बताया ह्रस्व स्वर या मूल स्वर आपको बताया। तो जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, या जो स्वर मूल होते हैं यानी वह आधार होते हैं, उन पर उनका किसी से मेल नहीं होता है, उनका किसी से मिश्रण नहीं होता है, उसे हम मूल स्वर या आधार स्वर कहते हैं। आधार स्वर ये भी कह सकते हैं जिन पर अन्य स्वर आधारित होते हैं यानी टिके हुए होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आधार स्वर भी कह सकते हैं। लघु स्वर यानी छोटा स्वर जिसे ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत कितने शामिल होते हैं? 4 स्वरों को शामिल किया गया है। कौन कौन से स्वर शामिल किए गए हैं यही आपको ये कहां जाएगा? फिर कहीं से ये आ गया है। आप इसके अंतर्गत कौन कौन से शामिल होते हैं? अ शामिल होता है, ई शामिल होते हैं, उ शामिल होते हैं और री शामिल होते हैं। यह 4 जो स्वर होते हैं इसे हम मूल स्वर कहते हैं। क्लियर? इतनी बात है, कंफ्यूजन तो नहीं है ना? चलिए हम दूसरे पर चलते हैं। ये रहा है आपका ह्रस्व स्वर। अब जो है इसके बाद क्या है? हमने बताया दूसरा यानी बी जो है वो क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर यानी बड़ा स्वर। ऐसा क्या परिभाषा दिया जा सकता है? यह दिया जा सकता है किसी एक मूल स्वर से या किसी एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर के मिलने से, मान लीजिए ऐसा लिख सकते हैं कि एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर के मिलने से जो स्वर निर्मित होता है, तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक, लिख सकते हैं आप। ऐसा भी लिख सकते हैं कि यानी जिन स्वरों के उच्चारण में, परिभाषा नंबर 1 मान लीजिए हो गई। अब परिभाषा नंबर 2 क्या देंगे? दे सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है यानी अधिक समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन से शामिल होते हैं? तो दीर्घ स्वरों के अंतर्गत जो शामिल होता है वो वर्ण कौन से शामिल होते हैं? वो शामिल होने वाले वर्ण हैं आ है, बड़ी ई है और बड़ा ऊ है। ठीक, ये आपके शामिल होने वाले स्वर होते हैं। आ का निर्माण किससे होता है? अ धन अ से होता है। ई का निर्माण ई धन ई से होता है। यहां छोटी ई होगा, ई धन
ई से होता है, ऊ का निर्माण ऊ धन ऊ से होता है, यानी छोटी ई और छोटा ऊ। अब जो है अगर ह्रस्व स्वर अ है, जितना अ में बोलने के समय लगे, 2 बार अ बोलेंगे तो दुगुना समय लगेगा कि नहीं। तो यानी मैंने वही बताया, किसी एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर को मिलाने से, अगर वही कोई मूल स्वर है, इस मूल स्वर में वही मूल स्वर अगर मिला दीजिए तो जो बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। और इनके उच्चारण में 2 गुना समय लगेगा वनस्पत मूल स्वरों के या ह्रस्व स्वरों के। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 3। क्लियर। ह्रस्व या मूल की संख्या 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या 3। कंफ्यूजन में मत रहिएगा, नहीं तो यहां पर बहुत सारे लोग 7 लेकर के चले आते हैं। मैं बताऊंगा किस कंडीशन में क्या होगा। चलिए अगले पर चलते हैं। यहां सी एक क्या होता है, एक को कहते हैं संयुक्त स्वर कहते हैं। सी क्या होगा, संयुक्त स्वर होगा। संयुक्त स्वर, ठीक। संयुक्त स्वर क्या होते हैं आपको जानना चाहिए। जब कोई स्वर है, 2 स्वर है, 2 भिन्न भिन्न स्वर है, और भिन्न भिन्न स्वर मिलकर के जब एक स्वर का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। तो अगर कोई भिन्न भिन्न स्वर है, समान स्वर नहीं है, जैसे दीर्घ में क्या हो रहा है, वही समान स्वर आ रहा है या मूल स्वर आ रहा है, लेकिन संयुक्त स्वरों में क्या हो रहा है कि 2 भिन्न भिन्न स्वर जब मिलकर के एक नए स्वर का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत संयुक्त स्वरों में कौन कौन से शामिल होते हैं, ए को शामिल किया जाता है, ऐ को शामिल किया जाता है, ओ को शामिल किया जाता है और औ को शामिल किया जाता है। ठीक है। तो ए का निर्माण कैसे होता है, ए का निर्माण अ धन ई से होता है। ऐ का जो निर्माण होता है वह अ धन ए से होता है, और ऊ का जो निर्माण होता है वह अ धन ऊ से होता है। औ का जो निर्माण होता है वह अ धन ओ से होता है, अ धन ओ से होता है। यानी ये जो 4 आपके स्वर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, संयुक्त स्वर है। ऐसा क्यों इसे संयुक्त स्वर कहा गया, क्यों इसे हम दीर्घ स्वर नहीं कह रहे हैं? देखिए, इसलिए अगर मान लीजिए कि यहां पर हम ये कहें कि भाई गंगा जी एक तरफ से आ रही हैं, साधारण सी बात समझिएगा, एक तरफ से गंगा नदी आ रही है, ठीक है, ये गंगा, एक तरफ से यमुना नदी आ रही है। ये जिस स्थान पर मिली वो क्या हो गया, संगम हो गया। यानी जहां 2 नदियां मिल जाती हैं वहां क्या हो जाएगा, संगम हो जाएगा, होगा। तो ये नहीं कहते हैं कि गंगा यमुना हो गई है, गंगा यमुना का मिलन जहां होता हो वहां संगम होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये गंगा यमुना है, ये गंगा हो गई और ये यमुना हो गई, ठीक। मान लीजिए इधर से गंगा आ रही है, ये गंगा नदी, और पुनः जो है यहां से गंगा नदी आ रही है, यहां से भी गंगा नदी आ रही है, और आकर के यहां मिल जा रही है। क्या ये संगम होगा? नहीं होगा।
यानी ये जो है संगम नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि यह गंगा गंगा का जब मिलन होगा, इनकी धाराएं और ये जब दो धाराएं होंगी तो ये धारा अधिक हो जाएगी। ये धारा क्या होगी? अधिक हो जाएगी। तो यानी यहां दो धाराएं मिल रही हैं, तभी भी ये संगम नहीं हो रहा, केवल दीर्घ हो जा रहा है, बड़ा, ज्यादा। तो जहां पर अ और अ मिल रहा है, समान स्वर मिल रहा है, यहां समान नदी मिल रही है, वहां दीर्घ हो जा रहा है। लेकिन जहां पर असमान स्वर मिल रहे हैं, यहां भी दो ही नदी मिल रही है, लेकिन असमान नदी मिल रही है, गंगा यमुना मिल रही है। ऐसे ही यहां पर भी असमान स्वर मिल रहे हैं, अ स्वर मिल रहा है और ई स्वर मिल रहे हैं। यहां पर भी दो स्वर मिल रहे हैं और यहां पर भी दो स्वर मिल रहे हैं। आ में भी दो स्वर मिल रहे हैं, अ धन अ मिल रहे हैं, फिर भी ये दीर्घ हो रहा है और इसका नाम क्या हो जा रहा है? संयुक्त। तो जहां पर दो असमान स्वर मिलते हैं और एक नए स्वर का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। यानी ये क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन हो गया, संयुक्त स्वर हो गया। चूंकि स्वरों का मुलाकात हुआ इसलिए ये संयुक्त स्वर है। इस प्रकार से अ ए मिलेगा तो ए हो जाएगा, अ उ मिलेगा तो ओ हो जाएगा, अ उ मिलेगा तो औ हो जाएगा। क्लियर है बात? यानी ये संयुक्त। कभी कभी आपको पुस्तकों में ऐसा दिया रहता है कि दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। तो जब भी अगर पूछा जाए दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो अगर ऑप्शन में 3 है तो आप 3 लगाएंगे, 3 नहीं है तब आप 7 लगाएंगे। ठीक है? तो तब आप कितना लगाएंगे? 7, क्योंकि दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 3 ही होते हैं, लेकिन 3 अनुपस्थित है, वो नहीं है, तो ये भी तो कम कहीं न कहीं दो मुलाकात हो रही, तो दीर्घ हो रहे हैं। ओवरऑल देखेंगे तो क्या हो रहे हैं? दीर्घ हो रहे हैं। इसलिए व्याकरण यानी विद्वानों ने जो है इसको भी दीर्घ स्वर में शामिल कर लिया है। लेकिन 3 नहीं है तो 3 है तो आपका 3 लगेगा। क्लियर? यानी पहला पार्ट हमने संरचना अथवा बनावट के आधार पर हमने क्या किया? आपको समझाया। तो हम यह कह सकते हैं संरचना के आधार पर जो स्वर हमने बताया है, संरचना के आधार पर ये 3 जो बताए हैं, पहला मैंने आपको मूल स्वर बताया, ठीक है, दूसरा दीर्घ स्वर बताया और तीसरा संयुक्त स्वर बताया। स्वर बताया। ये 3 स्वरों में हमने क्या किया? आपको विभाजन किया और विभाजन करके आपको समझाने का प्रयास हमने किया। ठीक है? चलिए हम दूसरे पर आते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया था? दूसरा मैंने बताया था उच्चारण अवधि या श्वास अवधि के आधार पर, श्वासावधि के आधार पर स्वरों का जो हमने वर्गीकरण किया था। ठीक है? तो यहां पर आ जाते हैं। ये दूसरा हमारा जो विभाजन हुआ वह क्या हुआ? उच्चारण अवधि। उच्चारण अवधि अथवा श्वास अवधि। अथवा श्वास अवधि के आधार पर स्वर। तो उच्चारण अवधि अथवा श्वास अवधि के आधार पर स्वर कितने होते हैं इसको ही आपको जानना है। तो ये भी कितने होते हैं तो आप जानते हैं, यानी इनकी भी संख्या होती है 3। कितनी होती है? आप 3 कह सकते हैं।
ठीक है, तो कौन कौन सा आपका 3 ये स्वर होता है इसको भी आपको जान लीजिए। तो यहां पर भी आपको एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर होते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको पैदा होगा, यहां फिर कहेंगे आप सर अभी तो बताए हैं, अगर कोई ह्रस्व स्वर, पहला आप क्या कह सकते हैं, ह्रस्व स्वर, ठीक है। दूसरा आप क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा आप क्या कहेंगे, प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर। थोड़ा सा समझने की यहां बात है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर कंफ्यूजन पैदा होता है तो आप डाउट क्लास में पुनः मेरे क्लियर करिएगा। यहां पर जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझिए, उच्चारण अवधि के आधार पर या श्वास अवधि के आधार पर मैं स्वर की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके पहले मैंने संरचना के आधार पर आपसे बात किया या आपको बनावट के आधार पर मैंने बात किया, लेकिन यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं वह उच्चारण अवधि यानी उच्चारण में कितना समय लग रहा है उस आधार पर हम बात की। तो उच्चारण में उच्चारण अवधि यानी उच्चारण के समय में कितना लग रहा है उस आधार पर जब हम स्वरों का विभाजन किए तो पहला हमारा क्या आ गया, ह्रस्व स्वर आ गया, ह्रस्व। इसमें क्या होता है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसी को मैंने मूल स्वर भी कह सकते हैं, उसी को आधार स्वर भी कह सकते हैं। ये सब नाम है, इसके अलग अलग नाम है, तो आप नाम कोई भी ले सकते हैं। यहां तो बातें समझ में आ रही हैं। इसके अंतर्गत और शामिल होते हैं, छोटी ई शामिल होता है, छोटा ऊ शामिल होता है और री शामिल होता है। इतनी बातें तो समझ में आ रही। ये कह रहे हैं दूसरा होता है दीर्घ स्वर, यानी बी क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है। सी क्या होता है, प्लुत स्वर होता है। तो जो दीर्घ स्वर है ये कह रहे हैं श्वास अवधि के आधार पर दीर्घ स्वर कितने होते हैं। तो अगर ये पूछा जाए श्वास अवधि के आधार पर दीर्घ स्वर कितने होते हैं तो आप बताएंगे श्वास अवधि के आधार पर दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है, 7। यहां कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन ये दीर्घ स्वर ऐसे नहीं, अगर ये पूछा गया श्वास अवधि या उच्चारण अवधि के आधार पर दीर्घ स्वर कितने होते हैं, प्रश्न ऐसे बनेगा तो आप बताएंगे 7 होते हैं। क्यों, क्योंकि आप ये बताइए, आप स्वयं सोचिए, यहां जो मैं समझाना चाह रहा हूं अगर आपको समझ में आ गया तो कभी भी भूलेगा नहीं तो कंफ्यूजन आपको बना रहेगा। यहां पर जो दीर्घ स्वरों में शामिल हो रहे हैं, अभी इसके पहले मान लीजिए हम आ लेते हैं, बड़ी ई बड़ा ऊ, ठीक है। चलिए यहां थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं। यहां पे ये 3 आपको मैंने दीर्घ स्वर इसके पहले पढ़ाया, 4 हमने संयुक्त स्वर पढ़ाया, ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 हमने पढ़ाए, ठीक है। अब यहां जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि आ का जो निर्माण हुआ है वह औ धन औ से हुआ है, ई का निर्माण ई धन ई से हुआ है, ऊ का निर्माण किससे हुआ है, ऊ धन ऊ से हुआ है, ठीक है। ए का निर्माण कैसे हुआ है, ए का निर्माण, तो ए का जो निर्माण हुआ है
वह अ धन ई से हुआ है। यही तो हुआ है। अ का निर्माण किससे हुआ है? अ धन ए से हुआ है। ओ का निर्माण किससे हुआ है? अ धन उ से हुआ है। औ का निर्माण किससे हुआ है? अ धन ओ से हुआ है। बात समझिएगा। अगर ये बातें समझ में आ गई तो समझिए समझ में आपको बातें आ गई। यहां पर आ का जो निर्माण हो रहा है वह दो स्वरों से हो रहा है। एक, एक, दो, एक, दो। इसको दो लिखते हैं, यहां पे दो, एक, दो। ए का निर्माण किससे हो रहा है? एक स्वर, दो स्वर। ए का निर्माण किससे हो रहा है? एक स्वर, दो स्वर। ओ का निर्माण एक स्वर, दो स्वर। औ का निर्माण एक स्वर, दो स्वर। यानी कि आप ये देख रहे हैं यह भी दो स्वर से मिलकर बन रहा है। दो स्वर, दो स्वर, दो स्वर, दो स्वर, दो स्वर, दो स्वर, दो स्वर। तो दो स्वरों के उच्चारण में जितना समय लगा तो इसमें भी उतना ही समय लगेगा। तो समय के आधार पर समयावधि, उसी को श्वास अवधि यानी श्वास की अवधि कितनी लगेगी, समयावधि या श्वासावधि या उच्चारणावधि के आधार पर जो दीर्घ स्वर होते हैं कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो उसमें यहां आ, ई, उ 3 यह और 4 इसको शामिल कर लिया जाता है। इसलिए श्वास अवधि के आधार पर, समय अवधि के आधार पर स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। प्रश्न अगर ये आया तो, और कैसे हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया। तो भैया ये प्लुत स्वर क्या है, इनको भी देख लिया जाए। ये प्लुत स्वर क्या है? तो श्वास अवधि के आधार पर प्लुत स्वर को ये कह रहे हैं इसमें 3 गुना समय लगता है। कितना समय लगता है? 3 गुना। अन्य स्वरों की अपेक्षा प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है, वहां पर प्लुत स्वर होता है। इसको कैसे चिह्नित करते हैं? या तो हिंदी के 3 से, नहीं तो अंग्रेजी के यस से करते हैं। ऐसे चिह्नित करते हैं। आप ये देखेंगे तो इसमें ये पाएंगे कि आप जो गायन की परंपरा है, जो सामवेद की परंपरा है, सारे गम पा नि सा नि धा प म ग रे सा की परंपरा है, उस परंपरा में, गायन की परंपराओं में प्लुत स्वरों का प्रयोग कहां कहां होता है? आप ऐसे लिख सकते हैं। यहां पे प्लुत स्वर हेडिंग डाल दीजिएगा। ये सब आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा प्यारे, तो आपके लिए बेनिफिट होंगे। प्लुत स्वर क्या होगा? प्लुत स्वर में क्या होता है कि आप ये लिख सकते हैं जिन स्वरों के उच्चारण अवधि में 3 गुना अन्य स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो 3 गुना समय लगेगा अन्य स्वरों की अपेक्षा, या अधिक समय लगता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। और इसी प्लुत स्वर को हम एक नाम और देते हैं, क्या कह सकते हैं? या त्रिमात्रिक स्वर कह सकते हैं। क्या कहेंगे? त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। तो या तो प्लुत स्वर कहिए, नहीं तो त्रिमात्रिक स्वर कहिए। इनको हिंदी के 3 अथवा अंग्रेजी के यस की तरह हम क्या करते हैं? चिह्नित करते हैं, अंकित करते हैं। इसका प्रायः जो है हम प्रयोग कहां कर रहे हैं? प्रयोग आप कहां कर रहे हैं? तो प्रयोग आप कर रहे हैं नाटक के संवाद में कर रहे हैं। नाटक के संवाद में कर रहे हैं, इसमें किया जा रहा है। दूसरा, आप जो है संगीत की परंपरा में इसका प्रयोग किया जाता है। संगीत की परंपरा में यानी उतार चढ़ाव में। तीसरा, किसी को दूर से बुलाने के लिए, दूर से बुलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। संस्कृत के मंत्रों में
संस्कृत के मंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, बहुधा प्रयोग होता है, या संस्कृत में ही प्रयोग होता है। मूलतः यह संस्कृत के ही है। आप किसी को दूर से बुलाते हैं तो बुलाने में हो करके बुलाते हैं, तो हो के बाद तो कुछ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कहा जाता है मेढक कैसे बोलता है, तो आप लिखते हैं टर बोलता है, टर टर, तो टर के बाद जो है ऐसा लगा रहता है। अब प्राय देखते होंगे पुस्तकों में, क्यों? क्योंकि अभी कंटिन्यूटी बरकरार है, अभी कंटिन्यूटी है, रुका नहीं है, टर के बाद रुका नहीं है, टर। चिड़िया कैसे उड़ रही है, फुर्र, तो ये क्या है, फुर्र, ऐसे, ये कंटिन्यूटी अभी बरकरार है। तो यहां पर क्या हो जा रहा है, प्लुस स्वरों का प्रयोग हो रहा है। आप, मैंने बताया कि किसी को दूर से आप बुलाते हैं, वहां पर भी नाटक के संवाद आदि में भी इसका हम प्रयोग करते हैं। आप कोई सांस्कृतिक मंत्र उच्चारण करते हैं, वहां पर भी, जैसे कभी कभी आप लोग ओम देखे होंगे, एक बड़ा फेमस शब्द है, ओम शब्द है, ये बहुधा जो है आपको मिल जाएगा। ओम जो है आप ऐसे भी देखे होंगे, ओ लिखा रहता है और पुनः ये हिंदी का 3 लिखा रहता है और म लिखा रहता है, ओम ऐसे लिखा रहेगा। तो आप बोलते हैं ओम, बोलते हैं ओम, यानी ओ के बाद क्या है, 3 गुना खिंचावट है इन स्वरों में, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगे या मूल स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगे, उसे हम क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे या त्रिमात्रिक स्वर उसे हम कहते हैं। तो आप जो है किसके आधार पर, उच्चारण अवधि या समय अवधि के आधार पर भी हमने क्या किया, आपको 3 भागों में विभाजित किया और 3 भागों में विभाजित करके मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। और आशा ये भी है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि कब ये दीर्घ स्वर 3 ही होते हैं और कब दीर्घ स्वर 7 होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, यानी उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वर है उसको हम आज नहीं, नेक्स्ट कक्षा में यानी अगले जो है लेक्चर में हम लोग बात करेंगे और वहां से समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आपको लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद।